तो मैं आपको बताऊं कि मैं बाड़मेर से हूँ। बाड़मेर के एक छोटे से गांव रावसर में मेरा जन्म हुआ। मात्र 4 साल की थी तब मेरी माताजी का देहांत हो गया। उसके बाद में 8वीं में मेरा स्कूल छूट गया, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई। पानी की बहुत दिक्कत थी, तो मेरे पास में बैलगाड़ी थी और पानी लाने का काम करती थी। घर के कामों की जिम्मेदारी, उसके बीच जब भी टाइम मिलता तो दादी के साथ में बैठ के कसीदाकारी का काम जरूर सीखती थी, क्योंकि पहले कसीदाकारी का काम हर घर में होता था। माँ अपने हाथों से कुछ ऐसा बना के अपनी बेटी को देती थी ताकि बेटी को ससुराल में माँ की याद आए तो वो अपनी संदूक खोल के माँ के हाथ की बनी हुई चीज को देख के ही वो तसल्ली करती थी। आजकल तो फोन हो गए हैं तो याद आते ही सब फोन मिला लिया, बात हो गई, लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था। तो इसी तरीके से मेरी दादी भी मेरी बुआ के लिए मेरे लिए कुछ बनाती तो मैं भी उनके साथ में बैठ के सीखती थी। 16 साल की उम्र में शादी हो गई। शादी के बाद भी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि मेरी 8वीं में स्कूल छूट गई थी और मेरे हस्बैंड की 5वीं में। तो ऐसा कोई स्थायी रोजगार हमारे पास में था नहीं। खेती का काम भी साल में 3 महीने का होता है, वैसे बारिश होती है तभी सीजन होता है। तो जैसे तैसे करके घर चल रहा था। लेकिन शादी के 1.5 साल बाद में जब मेरा फर्स्ट बेबी हुआ, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम थी, अच्छी हॉस्पिटल की जरूरत थी, लेकिन उसको मैं नहीं ले जा पाई और उसको नहीं बचा पाई। उस समय मैं पूरी तरीके से हिम्मत हार चुकी थी, टूट चुकी थी कि अब मुझे जिंदगी नहीं जीनी है। पहले माँ को खो दिया, फिर बच्चे को। तो उस समय लगा कि ऐसी जिंदगी से हार मानने से अच्छा है मैं कुछ काम करूं जिससे मेरा मन भी लगे और मैं मेरा घर भी चला सकूं। क्योंकि जब परेशानी होती है तो कई तरह के नेगेटिव विचार आते हैं, तो ऐसी स्थिति मेरी भी हुई थी। फिर एक गांव की महिला जो कभी बाड़मेर शहर भी नहीं देखा था, ऐसी स्थिति में क्या काम करेगी। तो लगा कि जो बचपन में दादी से काम सीखा था उसी से मैं कुछ करूंगी। जो महिलाएं मायके जाएगी तो सुंदर बैग जरूर लेके जाएगी, यही सोच के 2008 में मैंने सुई धागा हाथ में लिया और बैग बनाने का सोचा। अब जो कसीदाकारी का काम था वो तो सुई धागे से हो गया, लेकिन जो बैग की स्टिचिंग थी वो मशीन से होनी थी। मशीन मेरे पास में थी नहीं, ना मैं खरीदने के लिए सक्षम थी। एक बार फिर हिम्मत हारने लगी। फिर लगा कि ये परेशानी सिर्फ मेरी अकेली की नहीं है, ये और भी बहनों की है, लेकिन जिस तरीके से मैं नहीं कह पा रही हूँ वो भी नहीं बता पा रही है। तो फिर आसपास की बहनों से बात किया और 10 महिलाओं ने मिलके एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और 100 रुपये इकट्ठा करके एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी और उससे काम की शुरुआत की। फिर भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि अब हम 10 बहनों के लिए काम कहाँ से आएगा। तो फिर इधर उधर काम की तलाश शुरू की, एक NGO से जुड़े। फिर किसी ने बोला कि आप एग्जीबिशन करिए, जो आप हैंडमेड प्रोडक्ट बना रहे हैं वो जो एग्जीबिशन लगते हैं, मेले लगते हैं, वहाँ आपके प्रोडक्ट सेल होंगे। मैंने कहा मेले कहाँ लगते हैं, बाड़मेर में तो कोई खरीदेगा नहीं। तो कि नहीं, जो मेट्रो सिटी है, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, ऐसी जगह पे जो हाथ के प्रोडक्ट बनते हैं उनके बड़े बड़े मेले लगते हैं, वहाँ पे आप जाइए। मैंने कहा बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तो मैंने कभी देखा नहीं, तो इतने बड़ी सिटी में हम कैसे जाएंगे, हमें तो हिंदी भी नहीं आती है, मारवाड़ी आती है, और सबसे पहले घर वाले भेजेंगे नहीं, ये सपने तो हम छोड़ ही देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं क्लिक हुआ कि ट्राई करते हैं। तो जैसे तैसे करके घर वालों को मनाया, कट्टे में सामान भरा, ट्रेन के लोकल डब्बे में बैठ के दिल्ली पहुंचे। पहला एग्जीबिशन मेरा 2010 में दिल्ली में रफ़ी मारे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में था, और वहाँ पहुँचने के बाद में 3 दिन का एग्जीबिशन था और ज़्यादातर जो कस्टमर थी वो महिलाएं थी। वो देख के समझ गई कि ये गांव से आए हैं, घबरा रहे। तो बड़े प्यारों बात की कि आप गांव से आए हैं, ये आपने इतने सुंदर प्रोडक्ट बनाए, या आपने हाथ से बनाए या मशीन से। तो मैंने कहा नहीं, ये हमारे हाथ का काम है। तो वो जो 3 दिन का प्रोग्राम था उसमें 10 से 15 हज़ार रुपये की सेल हो गई, और वहाँ से हमें हिम्मत मिल गई कि अब हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है, हमें इसमें नवाचार करना है।
और नेक्स्ट एग्जीबिशन की अच्छी तैयारी करनी है। इसी सोच के साथ में वापस बाड़मेर पहुंचे और गांव गांव ढाणी ढाणी जाके महिलाओं को काम के प्रति मोटिवेट करना शुरू किया, क्योंकि आज तो हमें फिर भी सुविधाएं हो गई है, सड़क हो गई है, लेकिन आज से 16 साल पहले आप पीछे मुड़ के देखें तो न जाने के लिए सड़क थी, न पीने के लिए पानी, पैदल किसी के घर पहुंचना, और उसके बाद भी बड़े बुजुर्गों के कई तरह के क्वेश्चन होते थे, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, पता नहीं इनको क्या सिखा के जाएंगे, कल ये हमारा कहना मानेगी या नहीं मानेगी, या कोई काम करने वाले नहीं है। तब फिर हिम्मत हार जाते कि यहाँ छोड़े, जो हम हमारे लिए काम करें वही ठीक है। लेकिन जब महिला से बात होती तो लगता कि काम की जरूरत इनको नहीं इनको है। फिर घर वालों को समझाते कि इनको कहीं नहीं जाना है, ये घर का पूरा काम करेगी, लेकिन जो भी दिन में 2-3 घंटा टाइम मिलता है उसमें ये घर बैठी काम करके देगी, हम इनको घर बैठे काम देके जाएंगे और लेके जाएंगे। ऐसे करके कुछ घर वालों को कन्विंस किया ताकि वो बहनें हमारे साथ में जुड़े, और वो जब बहनें साथ में जुड़ी, उनके पास में इनकम आनी शुरू हुई तो आसपास की और भी बहनें साथ में जुड़ना शुरू हुई। तो ऐसे करते करते जो 2008 में 10 महिलाओं से शुरुआत हुई थी, आज 50,000 से ज्यादा बहनें हमारे साथ में डायरेक्ट जुड़ी हुई है, और आप जैसी 50 लाख से ज्यादा बहनें आज हमारे साथ में है। उसके बाद में हमें लगा कि अभी हमें इसमें और नवाचार करना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो हम सिर्फ होम फर्निशिंग के आइटम बना रहे हैं, क्यों ना इसमें गारमेंट्स बनाए। तो पहनने के लिए साड़ी, कुर्ते, दुपट्टे ये बनाने शुरू किए, लेकिन वो भी ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आ रहे थे कि क्योंकि हम सिर्फ एप्लिक में प्रोडक्ट बना रहे थे। जो आपने देखा होगा कटवर्क का काम है, जो बाड़मेर साइड में ज़्यादा होता है, वैसे बॉर्डर साइड में, तो वो कटवर्क में पहने हुआ कैसा लगेगा। तो किसी ने बोला कि आप फैशन शो करिए, तो फैशन शो के तो नाम से ही डर लगता था कि छोटे कपड़े पहनना है, ऐसा फैशन शो होता है। मैंने एकदम से मना कर दिया कि हम क्यों फैशन शो करें, लेकिन फिर किसी ने बोला कि आप हेरिटेज फैशन शो कर सकते हैं। तो एक गांव की महिला को फैशन शो करने का मौका कहाँ मिलेगा, आज भी नहीं मिलता है, तो आज से 15 साल पहले मौका कहाँ मिलेगा। तो मैंने कई जगह पे ट्राई किया, लेकिन बोला कि यहाँ तो ये बड़े डिजाइनर्स लोग हैं, उनका काम है, आप इसमें क्यों आ रहे हो। तो फिर राजस्थान में जयपुर में ही एक राजस्थान हेरिटेज वीक हो रहा था, वहाँ जाके मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे फैशन शो करना है। तो वहाँ से मौका मिला, लेकिन वास्तव में प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे बड़े डिजाइनर्स लोग आ रहे हैं, वो अपना कलेक्शन कैसा लेके आ रहे हैं, कैसे कॉस्ट्यूम डिजाइन रहेगा, क्या कलर थीम रहेगी। लेकिन मैंने और बड़े एनजीओ से हेल्प मांगी कि आप इसमें हमारी हेल्प करिए, तो उन्होंने भी यही बोला कि रूमा जी ये आपका लेवल नहीं है, आप जहाँ फील्ड में काम कर रहे हैं वही आपके लिए बेटर है। तो वहाँ बड़ा दुख हुआ, रोना भी आया। मैंने कहा मदद करने वाला कोई नहीं है, लेकिन ये फैशन शो मैं जरूर करूँगी। उस समय न मेरे पास में स्मार्टफोन था, न यूट्यूब था, लेकिन ये फैशन शो मैं ज़रूर करूँगी। यही सोच के मैंने, मेरे दिमाग में आया, वैसा मेरा कलेक्शन तैयार किया। मैं जयपुर पहुँची, और जब हमारे प्रोडक्ट रैंप पे आए, सारी ऑडियंस और वही बड़े डिजाइनर्स जो बीबी रसेल, हेमंत त्रिवेदी, अब्राहमन ठाकुर, बड़े बड़े डिजाइनर्स थे, खड़े होके तालियां बजाई और नेक्स्ट शो के लिए बाड़मेर पहुंचे अपना कलेक्शन बनाने के लिए। उसके बाद में मैं ट्राइब्स इंडिया की गुडविल एम्बेसडर बनी, और पूरे इंडिया के जो ट्राइबल आर्टिजन हैं उनकी कला को प्रमोट करने के लिए अलग अलग स्टेट में फैशन शो ऑर्गेनाइज करवाने शुरू किए, और डिजाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मैंने ही जीता। तो उससे ये सीख मिली कि कभी भी हमें परेशानी आती है तो हमें हिम्मत नहीं हारनी है। जब भी हमारे सामने कोई परेशानी आए तो हमें पॉजिटिव सोचना है कि हमें कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा है, हमें उसको स्वीकार करना है। अगर उस दिन मेरी डिजाइन करने में वो हेल्प कर देते तो कभी मैं डिजाइनर बन पाती, कभी नहीं बन पाती। तो कभी भी मेरे सामने परेशानी आती है तो मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ, और उसके बाद में मुझे लगा कि मैं इंडिया में तो कर ही रही हूँ, क्यों ना मैं इंटरनेशनल लेवल का एग्जीबिशन करूँ ताकि और बहनों को काम मिले। मैं सोच ही रही थी, उसी समय मेरे पास में एक ईमेल आया जर्मनी से। जर्मनी में फ्रैंकफर्ट मैसे में एक हेम टेक्सटाइल करके बहुत बड़ा टेक्सटाइल का फेयर होता है, वहाँ से मेल आया कि हम इंडिया से ये मात्र एक एनजीओ को सिलेक्ट कर रहे हैं जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट बूथ दे रहे हैं। वहाँ पे एक स्टॉल लगाने का 50 लाख का रेंट होता है, और वो बिल्कुल मैं पे नहीं कर सकती थी, लेकिन वहाँ पे मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट बूथ मिला। कई सारी दुविधाएं थी, मुझे
भाषा में दिक्कत हो सकती है, खान पान में दिक्कत हो सकती है, पहनावे में दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैंने कहा मैं वहाँ जाऊँगी। काफ़ी लोगों से गाइडेंस लिया और वहाँ पहुँची। वहाँ मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो कई लोगों ने बोला कि कुछ खाने पीने का आइटम साथ में लेके जाना, तो मैं यहाँ से आटा सब्जी मसाला सब साथ में लेके गई। वहाँ जाके रोटियाँ भी बनाई, वहाँ के लोगों को खिलाई। तो उन्होंने बोला कि हमने फर्स्ट बार ताजी ब्रेड खाई है। मैंने कहा इन्होंने रोटियाँ भी नहीं खाई, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने उनको रोटियाँ खिलाई। तो जो जर्मनी का मेरा एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा रहा। उसके बाद मैं सिंगापुर, पेरिस, दुबई, श्रीलंका, यूएसए कई जगह पे फैशन शोज किए, एग्जीबिशन की, और उससे हमारी कला को बहुत हाइट मिली। और आज आप यहाँ पे बैठे हैं, आपके साथ में राजीविका है, हम हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपकी फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं, फिर भी आपको लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आपको मैं ये बता दूं कि आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जो सोच रहे हैं उसकी शुरुआत अभी से जहां आप बैठे हैं वहीं से कर सकते हैं, क्योंकि राजीविका ने आपको अंगुली पकड़ के रास्ता दिखा दिया है। अब चलना आपको है, मेहनत आपको करनी है। आपको फाइनेंशियली जैसे लोन की व्यवस्था करवा दी, अब आप लोन के पैसे कहाँ खर्च कर रहे हो? आप अपने बिजनेस में लगा रहे हो या ऐसे ही खर्च कर दिया, वापस भरना है या नहीं भरना है वो आपके ऊपर है। आपको एक एग्जीबिशन दे दिया कि इसमें जाके आपको प्रोडक्ट सेल करना है। अब आप उस एग्जीबिशन में गए, उसमें आपके प्रोडक्ट सेल हुए या नहीं हुए, आप घर आके वापस बैठ के आगे आपने कुछ नहीं सोचा। अब आपको प्रोडक्ट बनाने की ट्रेनिंग दे दी, 10 दिन की ट्रेनिंग दी, आपकी ट्रेनिंग खत्म हो गई, उसके बाद में कुछ नहीं, आपने आगे कुछ नहीं सोचा है कि हमें कुछ करना है या नहीं करना है। वो 10 दिन आपके भी वेस्ट हुए, राजीविका के भी वेस्ट हुए, हमारे भी वेस्ट हुए। आपने आगे कुछ नहीं सोचा, वो सामान भी खराब हुआ, उसके बाद में कुछ भी नहीं। तो ये काम हमें नहीं करना है। आज आप कल से काम पे लगे हैं कि हमें मीटिंग में जाना है, नागौर पहुंचना है, टाउन हॉल में जाना है। आपने फटाफट काम निपटाया, किसी ने घर वालों ने मना भी किया होगा कि नहीं जाना है, फिर भी आपने हिम्मत करके यहाँ पहुंचे हैं। तो इसका रिजल्ट क्या निकलना चाहिए? वापस घर पे जाके वही काम में लगना है या कुछ करना है? करना है। तो यहाँ से आपको संकल्प लेके जाना है कि इतनी सारी सुविधाएं होने के बावजूद हम कुछ क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हमें कुछ करना है। और अगर आपको रास्ता नहीं मिल रहा है तो आपको राजीविका से क्वेश्चन करना है, उनसे पूछना है, बार बार पूछते रहना है कि हमें और क्या करना चाहिए। आपको राजीविका के मेले मिल रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी मार्केट है, वहाँ पे भी आपको ट्राई करना है, वहाँ पे भी आपको मार्केट बनाना है। इसके अलावा सोशल मीडिया, घर बैठे आप किस तरीके से मार्केट में आसानी से अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। बच्चे आपके पढ़े लिखे हैं, उनको बोलो कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके फोटो अच्छे से खींच के हमारी वेबसाइट पे अपलोड करके दो, हमें सिखाओ, ताकि हम घर बैठे यहाँ से मार्केटिंग कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, सबसे जरूरी है कि हम इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करें, क्वालिटी मेंटेन कैसे रखें। क्वालिटी के बिना हमारे प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वालिटी पैकेजिंग, क्योंकि जब मैं यूएस में थी और वहाँ की गवर्नमेंट के साथ में मेरी बात हो रही थी, वो बोले कि हमें इंडिया के प्रोडक्ट से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है पैकेजिंग और टाइमिंग। बोल देते हैं कि हम भेज देंगे, लेकिन टाइम पे प्रोडक्ट नहीं आते हैं, इसलिए हमें मजबूरी में चाइना के साथ में काम करना पड़ रहा है। हमें वहाँ जाके फैक्ट्रियाँ लगानी पड़ रही है, क्योंकि वहाँ पे मैन पावर की कमी है। हमारे यहाँ पे मैन पावर की कोई कमी नहीं है, कमी है सिर्फ हमारे सोच की कमी है, इसलिए हम पीछे रह रहे हैं। तो हमें अभी समूह के साथ में सबको मिला दिया है
और समूह को किस तरीके से ग्रो करना है वो हमें देखना है, और समूह को आगे कैसे बढ़ाना है। आज गवर्नमेंट इतना कुछ कर रही है हमारे लिए, वो तो वापस हमें क्या रिजल्ट देना है वो हमें सोचना है। आज इतना खर्चा कर रही है, इतनी व्यवस्थाएं दे रही है, और उसका रिजल्ट कुछ नहीं आता है, तब कमी हमारी है। हमें किसी को दोष नहीं देना है। आज हम सभी आपके बीच में हैं, तो आपको कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है आप हमें खुल के बताइए। मेरी टीम, रूमा देवी फाउंडेशन की टीम आज आपके बीच में है, उनसे आप नंबर लीजिए, ताकि आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आए तो आप सीधा संपर्क कर सकते हैं। और जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट अभी मैंने स्टॉल पे विजिट करके देखा, लेकिन उसमें भी जो जो कमियां हैं हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे करना है। और जो प्रोडक्ट आप यहाँ पे साथ में नहीं लेके आए हैं उसका आप फोटोज भेजिए कि हम अभी ये काम कर रहे हैं और सेलिंग में यहाँ दिक्कत आ रही है, और नया हम कुछ करना चाह रहे हैं तो ये काम करना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें भी हमें ये दिक्कत आ रही है। तो ये बताओगे नहीं आप तो हमें कैसे पता चलेगा। अगर आप कुछ बता पाओगे तो हमें भी लगेगा कि नागौर की जो बहनें हैं वो बहुत एक्टिव है, वो बहुत कुछ करना चाहती है, तो उनके लिए हमें भी कुछ करना चाहिए। क्योंकि जब बच्चा रोता ही नहीं है दूध के लिए तो माँ दूध कैसे पिलाएगी। तो अगर आप डिमांड ही नहीं रखोगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि नागौर की बहनों को किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो आप खुल के बताइए। अभी जो भी आपके मन में क्वेश्चन है वो आप बिल्कुल बेझिझक रखिए, ताकि हम उस पर गौर कर सके। थैंक यू, धन्यवाद। एक बात मैं कहूँ, आपने मैं हमेशा महिलाओं ने एक संदेश दे हूँ कि महिला का सम्मान करें, सपोर्ट करें, अपने हक के लिए खुद लड़े। हम सब में कोई ना कोई हुनर जरूर है, तो क्यों ना हुनर के जरिए आगे बढ़े, स्वावलंबी बने। अगर खुद पे विश्वास है तो खड़े रहे, अड़े रहे। कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है, करना है तो उससे आगे निकलने की होड़ करनी है। जो अच्छा काम कर रही है उसको देख के आपको प्रेरित होना है। ये नहीं बोलना है कि वो कर रही है, करने दो ने क्या है, नहीं, वो काम कर रही है उससे अच्छा मुझे करना है, वो कर रही है उससे अच्छा मुझे करना है। ये सोच रखोगे तो आप बहुत आगे तक जाओगे, और अपनी बहनों को भी साथ में लेके जाना है। एक दूसरे की समस्या को समझना है, किसी को कभी ताना मत देना। अगर आपके आसपास की महिला को कभी भी कोई समस्या हो जाए तो आपको एक दूसरे की समस्या को सुनना है, उनके समाधान करना है। जिंदगी में हर किसी के समस्या आती है, लेकिन हर समस्या का समाधान भी होता है। तो कभी जिंदगी से हार भी नहीं माननी है, ये भी संकल्प आपको लेना है, क्योंकि जिंदगी बार बार नहीं मिलती है, जिंदगी अनमोल है। ये हमें सोच के चलना है, ये हमारी जिम्मेदारी है, जिंदगी भी हमारी जिम्मेदारी है, ये सोच के चलना है। बाकी आप बेझिझक होकर अपने क्वेश्चन रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।